हेलो स्टूडेंट्स, डीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एमपीपीएससी 2025 के लिए जो हम अपनी करंट अफेयर की क्लास चला रहे हैं उसमें हम प्रतियोगिता दर्पण और रोजगार निर्माण ये दो सोर्स लेकर के करंट अफेयर की क्लास पढ़ रहे हैं। ये आप सभी लोगों को मालूम है। इसके पहले रोजगार निर्माण जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था हमने 2 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक का, और आज हम जो रोजगार निर्माण समाचार पत्र कंसल्ट करेंगे वो है 9 तारीख से 15 तारीख तक का, यानी 9 दिसंबर से 15 दिसंबर तक का। जिन लोगों ने करंट अफेयर के लेक्चर्स जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो नहीं देखे हैं, वो यूट्यूब चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाकर के करंट अफेयर की देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 से 15 तक के करंट अफेयर में देखिए क्या क्या है। सबसे पहली बात तो करें कि राज्य सरकार का 1 वर्ष जन कल्याण पर्व के रूप में मनाया जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि श्री मोहन यादव जी की जो सरकार है उसको 1 वर्ष पूरा हो चुका है। उस उपलक्ष्य में क्या मनाया जाएगा? जन कल्याण पर्व मनाया जाएगा। और जन कल्याण पर्व में क्या क्या होगा देखिए लिखा है, इसके अंतर्गत सभी जिलों में महिला, किसान, युवा और गरीब कल्याण सहित विकास से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो आपको नाम याद रखना है। नाम क्या है? जन कल्याण पर्व। इसलिए मनाया जा रहा है, इसलिए मनाया जा रहा है कि अभी जो सरकार है वो पिछले वर्ष ही चुनी थी और मुख्यमंत्री के रूप में श्री यादव जी का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। चलिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण न्यूज है। क्या है? मुख्यमंत्री में पचमढ़ी में महिला द्वारा संचालित पहली होटल एमपीटी अमलतास मध्य प्रदेश टूरिज्म की होटल है। होटल का नाम क्या है? अमलतास का किया शुभारंभ। इसका अर्थ यह है कि ये जो होटल है ये पूर्ण रूप से किसके द्वारा संचालित की जा रही है? पूर्ण रूप से महिलाओं के द्वारा एमपी टूरिज्म का होटल संचालित किया जा रहा है। कहाँ पर है? पचमढ़ी में है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये होटल कहाँ स्थित है महिलाओं द्वारा संचालित, तो ध्यान रखिएगा पचमढ़ी में स्थित है। होटल का नाम क्या है? अमलतास होटल है। चलिए देखें न्यूज क्या है इसमें। न्यूज यह है कि पचमढ़ी में महिलाओं द्वारा संचालित पहली होटल एमटीबी अमलतास का मुख्यमंत्री जी ने शुभारंभ किया। और इस अमलतास होटल में क्या किया गया है? पर्यटन विभाग द्वारा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए होटल अमलतास का पूरा संचालन महिला कर्मचारियों द्वारा किए जाने की पहल की गई है। यानी पर्यटन विभाग टूरिज्म की होटल है ये। इसके लिए 23 स्थानीय महिलाओं को प्रशिक्षित कर नियुक्त किया गया है। यानी स्थानीय महिलाएं हैं टोटल कितनी है? 23 है। हालांकि आपको नंबर ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उनको प्रशिक्षित किया गया है और उसके बाद वहां पर उनको जॉब दिया गया है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, होटल अमलतास कहाँ पर है? पचमढ़ी में महिलाओं द्वारा संचालित पहला होटल मध्य प्रदेश का। चलिए नेक्स्ट जो न्यूज है वो है रातापानी। तो केंद्र सरकार के अनुमोदन के बाद रातापानी मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों से हम तुलना करें तो एमपी में 8 टाइगर रिजर्व हैं, ये सबसे ज्यादा है। 8वां कौन सा हो चुका है? रातापानी टाइगर रिजर्व। तो आपको ध्यान रखना है रातापानी टाइगर रिजर्व 8वां टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में छतरपुर जिले के डॉक्टर संजय कुमार शर्मा को दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया। तो देखिए छतरपुर जिले के हैं कौन? डॉक्टर संजय शर्मा। इनको राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है डॉक्टर शर्मा को। किस लिए? राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला इनको? राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार। ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है इसमें, ये पुरस्कार किस कैटेगरी में मिला है इनको? तो देखिए लिखा हुआ है दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए कार्यरत सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की श्रेणी में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार। ठीक है। तो डॉक्टर संजय शर्मा छतरपुर के हैं
और इन्होंने चूंकि दिव्यांगजनों के लिए कार्य किया है तो उनको पुरस्कार मिला है। पुरस्कार का नाम क्या है? राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट देखें, मध्य प्रदेश के नए डीजीपी के बारे में चर्चा करते हैं। नए डीजीपी आ चुके हैं हमारे यहाँ पे। कौन है? भारतीय पुलिस सेवा के 1988 बैच के वरिष्ठ अधिकारी श्री कैलाश मकवाना। तो नए डीजीपी कौन बन गए हैं? कैलाश मकवाना जी बन गए हैं। मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक का कार्यभार इन्होंने 2 दिसंबर को ग्रहण किया है। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है वर्तमान जो डीजीपी हैं वो कौन है? श्री कैलाश मकवाना जी। डीजीपी पूरे राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। चलिए नेक्स्ट बात करें, यहाँ ये ऊपर वाली न्यूज हमारी हो चुकी है, कैलाश मकवाना जी डीजीपी। चलिए नीचे बात करें, पिछला सप्ताह यानी ये डेट वाइज जो न्यूज आती है उसकी हम चर्चा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कौन सी डेट है? तो डेट है 30 नवंबर की। 30 नवंबर की न्यूज क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अनुसार एक्सियोम 4 मिशन के 2 गगनयात्री, तो मिशन है, मिशन का नाम क्या है? एक्सियोम 4 मिशन है। मिशन का नाम क्या है? एक्सियोम 4। इसके 2 यात्री हैं, यानी कि स्पेस में जाने वाले जो 2 लोग हैं एरोनॉट्स, कौन कौन से हैं? कैप्टन शुभांशु शुक्ला और कैप्टन श्री प्रशांत बालकृष्णन नायर। इनका अमेरिका में प्रशिक्षण का पहला चरण पूरा हो चुका है। यानी 2 एरोनॉट्स के नाम आपको याद रखना है, कैप्टन शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्ण नायर। ये किस मिशन से जुड़े हुए हैं? एक्सियोम 4 मिशन। उसके लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं नासा में और पहला चरण उसका पूरा हो चुका है ट्रेनिंग का। यह मिशन निजी कंपनी एक्सियोम स्पेस और नासा के बीच सहयोग का हिस्सा है। यानी ये जो मिशन है ये 2 कंपनीज के द्वारा संचालित किया जा रहा है, नासा जो यूएस की गवर्नमेंट एजेंसी है और एक्सियोम 4 प्राइवेट एजेंसी है। इसमें 2025 में स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान से ये यात्री अंतरिक्ष में रवाना होंगे। स्पेस एक्स एलन मस्क का जो रॉकेट है वो स्पेस एक्स उनकी कंपनी है। तो अंतरिक्ष यान किसका है? स्पेस एक्स का है। ये 2025 में अंतरिक्ष में जाएंगे दोनों लोग। इसरो के गगनयान मिशन के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यानी इसरो का मिशन कौन सा है? गगनयान। उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। गगनयान मिशन का उद्देश्य 3 सदस्यीय चालक दल को पृथ्वी की निचली कक्षा में 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर भेजना है। तो गगनयान से यदि आपसे पूछा जाए कि गगनयान का उद्देश्य क्या है, तो मिशन गगनयान पहली बात तो किसका है? इसरो का है। इसरो यानी हमारे भारत इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का है गगनयान। क्या उद्देश्य है कि जो 3 सदस्य के जो एस्ट्रोनॉट रहेंगे, चालक दल है, उनको पृथ्वी की निचली कक्षा में कहाँ स्थापित करना है? 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित करना है। ये गगनयान है। 2 लोगों का नाम कैप्टन शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्ण नायर। चलिए नेक्स्ट देखें, तो हम बात करते हैं किसकी? सीरिया। तो सीरिया में क्या चल रहा है? सीरिया में लिखा हुआ है, सीरिया में विद्रोही गुट ने देश के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो, क्या नाम है शहर का? अलेप्पो। शहर का नाम है अलेप्पो। तो अलेप्पो पर कब्जा कर लिया है। विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शम और उसके सहयोगी संगठनों ने अलेप्पो पर हमला किया। तो आपसे हो सकता है अलेप्पो का नाम पूछा जा सकता है कि सीरिया में किस शहर के ऊपर हमला किया, तो ध्यान रखिएगा अलेप्पो में। हालांकि अब तो वहां पर तख्ता पलट हो ही चुका है, ये आपको जानकारी होगी, बट अलेप्पो का नाम आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं कौन सी न्यूज़ है। हाँ नेक्स्ट मेडिकल साइंस की न्यूज़ है। और मेडिकल साइंस की न्यूज़ ये है कि भारत ने अभी तक की, देखिए लिखा हुआ है, भारत ने अब तक की सबसे सटीक एंटीबायोटिक दवा, यानी सबसे ज़्यादा सटीक एंटीबायोटिक दवा
विकसित करने में सफलता हासिल की है। नाम क्या है इसका? नेफ्रिथोमाइसिन। दवा का नाम याद रखिएगा, नेफ्रिथोमाइसिन दवा है। और मरीजों को बैक्टीरियल संक्रमण से बचाने के लिए यह असरदार है। और ये जो दवा है ये एजिथ्रोमाइसिन की तुलना में 8 से 10 गुना ज़्यादा प्रभावशाली है। यानी अभी तक जो हमारे पास टेबलेट थी वो कौन सी थी? एजिथ्रोमाइसिन। अब इससे 10 गुना ज़्यादा प्रभावशाली टेबलेट कौन सी आ गई है? नेफ्रिथोमाइसिन। ये क्या है? ये एक एंटीबायोटिक्स की कैटेगरी में आती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या है। चलिए नेक्स्ट एस्टेरॉइड की चर्चा करें। अभी एक एस्टेरॉइड की चर्चा बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो चर्चा क्या है? न्यूज ये है, एक एस्टेरॉइड को तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ते हुए देखा गया था। यह घटना रूस के याकुतिया क्षेत्र में हुई, जहां 70 सेंटीमीटर आकार का एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकरा करके क्षतिग्रस्त हो गया था। यानी कि जो छोटे छोटे कण होते हैं, पत्थर, उसमें बिखर जाता है। एस्टेरॉइड जब बाहर से आते हैं तो पृथ्वी की जो निचली कक्षा होती है उससे टकरा करके नष्ट हो जाते हैं। हालांकि छोटा सा था, 70 सेंटीमीटर, ज़्यादा बड़ा नहीं था। बड़ा होता है तो समस्या आ जाती है। तो कहाँ पर हुआ ये? रूस में एस्टेरॉइड टकराया। आपसे हो सकता है पूछ लें ये कि जो एस्टेरॉइड था वो किस देश में टकराया था, तो वो रूस की सतह पर टकराया था। ठीक है, एस्टेरॉइड। चलिए नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सूर्य मिशन, कौन सा है? प्रोबा 3। तो ये सूर्य मिशन है। सूर्य मिशन का नाम क्या है? प्रोबा 3 को रॉकेट PSLV C-59 से प्रक्षेपित कर पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर दिया। तो एक्चुअली देखा जाए तो जो प्रोबा 3 सूर्य मिशन है वो किसका है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। तो वो जो मिशन है उसको इसरो ने अपना रॉकेट, यानी इसरो का जो रॉकेट था उससे लॉन्च किया है। इसरो का रॉकेट कौन है? PSLV C-59। इससे प्रक्षेपित किया, लॉन्च किया और पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर दिया है। PSLV C-59 ने श्रीहरिकोटा यानी आंध्र प्रदेश से उड़ान भरी। प्रोबा 3 को 60,530 किलोमीटर गुना 600 किलोमीटर की अंडाकार कक्षा में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो आपको बस इतना नाम याद रखना है। क्या नाम याद रखना है? प्रोबा 3। प्रोबा 3 ये किसका सूर्य का मिशन है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। लेकिन इसको लॉन्च किसने किया है? हमारा इसरो ने लॉन्च किया है। कौन से रॉकेट से? PSLV C-59 रॉकेट से लॉन्च किया है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट चर्चा की जाए तो अभी काफी महत्वपूर्ण लिंक परियोजना जो चल रही है मध्य प्रदेश में नदी की, वो कौन सी है? पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का प्रथम चरण। तो लिंक परियोजना 3 नदियों के साथ जुड़ी हुई है। कौन कौन सी नदियां हैं? पार्वती, काली सिंध, चंबल लिंक परियोजना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। और इसका जो प्रथम चरण है, प्रथम चरण किसके साथ जुड़ा हुआ है? मालवा क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो परियोजना है, इस परियोजना में प्रथम चरण में जो मालवा क्षेत्र है उसका कार्य पूरा कर लिया जाएगा। मतलब उद्देश्य क्या है इस परियोजना का? देखिए, कोई भी परियोजना होती है बहुत सारे चरणों में होती है। तो इसका जो पहला चरण रहेगा, पहले चरण में क्या रहेगा? मालवा क्षेत्र का कार्य इसमें पूरा कर लिया जाएगा। तो क्या लिखा है? मध्य प्रदेश में पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के मालवा क्षेत्र के परियोजना घटकों का कार्य प्रथम चरण में ही किया जाएगा। यानी पहले चरण में मालवा क्षेत्र में जितने भी इसके डैम बनने हैं वो पूरे कर लिए जाएंगे। इस परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की 17 परियोजनाएं और राजस्थान की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना सम्मिलित है। तो यहाँ आपसे एक प्रश्न बन सकता है कि पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना में मध्य प्रदेश की कितनी परियोजनाएं सम्मिलित हैं? तो टोटल कितनी है मध्य प्रदेश की? 17। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान नहर है। परियोजना की कुल लागत 72,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। यानी ओवरऑल जो परियोजना है उसकी 72,000 करोड़।
इस परियोजना के क्रियान्वयन से मध्य प्रदेश के लगभग 6.11 लाख हेक्टेयर नवीन क्षेत्र में सिंचाई, पेयजल तथा उद्योगों के लिए 172 मिलियन घन मीटर जल का प्रावधान किया गया है। यानी कुल मिलाकर के जो इससे लाभान्वित क्षेत्र है, लाभान्वित क्षेत्र कितना है? 6.11 लाख हेक्टेयर। ये इतना नया क्षेत्र लाभान्वित हो जाएगा सिंचाई से। लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है कि मध्य प्रदेश की 17 परियोजनाएं इसमें सम्मिलित हैं। संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना में, यानी इसका जो प्रोजेक्ट है उसमें संशोधन किया गया है। तो वो जो संशोधित प्रोजेक्ट है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना में मध्य प्रदेश से प्रारंभ होने वाली पार्वती, कोनो, काली सिंध, चंबल, क्षिप्रा एवं सहायक नदियों के जल का अधिकतम उपयोग किया जाएगा। यानी इस परियोजना में कौन कौन से नदियों की सहायता ली जाएगी? तो ली जाएगी पार्वती, कोनो, काली सिंध, चंबल, क्षिप्रा। यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी नदी पार्वती, काली सिंध, चंबल लिंक परियोजना से संबंधित नहीं है या संबंधित है? तो इन नदियों के नाम याद रखना है, पार्वती, कोनो, काली सिंध, चंबल और क्षिप्रा। इनके पानी का उपयोग किया जाएगा उसमें। मध्य प्रदेश में निर्मित होने वाली परियोजनाओं की कुल लागत 35,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। यानी ये केवल एमपी के लिए है। कितनी है? 35,000। ये 72,000 जो मैंने आपको बताई थी ये टोटल थी, तो केवल एमपी के लिए 35,000 है। परियोजना के अंतर्गत श्रीमंत माधवराव सिंधिया सिंचाई कॉम्प्लेक्स में 4 बांध बनाए जाएंगे। देखिए ये महत्वपूर्ण है, ये मालवा से जुड़ा हुआ है। श्रीमंत माधवराव सिंधिया सिंचाई कॉम्प्लेक्स, इसमें कितने बांध बनाए जाएंगे? इसमें टोटल बांध जो बनाए जाएंगे वो बनाए जाएंगे 4। कौन कौन से हैं? कटीला, सोनपुर, पावा, धनवाड़ी। ठीक, इसके अलावा 2 बैराज श्यामपुर और नैनागढ़। ये कौन सा हो गया? ये हो गया श्रीमंत माधवराव सिंधिया कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा कुंभराज कॉम्प्लेक्स, इसमें क्या है? 2 बांध हैं। कौन से? कुंभराज 1 और कुंभराज 2। इसके अलावा क्या है? रणजीत सागर, लखुदर बैराज और ऊपरी चंबल कछार में कितने बांध हैं? 7 बांध हैं। कौन कौन से हैं? सोनचरी, रामबासा, बचेरा, पदुनिया, सेवरखेड़ी, चितावत तथा सीकरी सुल्तानपुर। हालांकि ये बहुत छोटे छोटे नाम है, ये आपसे उतना पूछने में नहीं आ सकते हैं, लेकिन ये जो अभी पहला चरण है, इस पहले चरण में श्रीमंत माधवराव सिंधिया सिंचाई कॉम्प्लेक्स के जो 4 बांध हैं, कौन कौन से? कटीला, सोनपुर, पावा, धनवाड़ी। ये आप याद रखिए। आपको यह भी याद रखना है कि श्रीमंत माधवराव सिंधिया सिंचाई कॉम्प्लेक्स किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये इस लिंक परियोजना के साथ जुड़ा हुआ है। इस परियोजना से मुख्य रूप से राज्य के कुल 13 जिलों में, कौन कौन से 13 जिले हैं? मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, भिंड, श्योपुर, इंदौर, उज्जैन, धार, आगरमालवा, शाजापुर, देवास तथा राजगढ़ को सिंचाई का पानी दिया जाएगा। यानी इसमें मालवा की यदि हम बात करें तो इंदौर, उज्जैन, धार, आगरमालवा, शाजापुर, देवास, राजगढ़, ये हम यहाँ काउंट कर सकते हैं। कौन सा क्षेत्र? ये मालवा का क्षेत्र हम इसमें काउंट कर सकते हैं। बाकी वो चंबल का क्षेत्र हो जाएगा, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, भिंड वगैरह, ये सब चंबल वाला क्षेत्र इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर मालवा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ श्रीमंत माधवराव सिंधिया सिंचाई कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए क्या लिखा हुआ है? परियोजना के अंतर्गत कुल 21 बांध, बैराज और बैलेंसिंग रिजर्वियर आदि का निर्माण किया जाना है। यानी बांध, बैराज, रिजर्वियर टोटल मिला देते हैं तो कितना हो जाता है? 21 हो जाएगा। संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के श्रीमंत माधवराव सिंचाई कॉम्प्लेक्स की 6 परियोजनाओं की डीपीआर तैयार कर राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण को प्रेषित की जा चुकी है। यानी श्रीमंत माधवराव सिंधिया सिंचाई कॉम्प्लेक्स, इसका कार्य पूरी तरीके से क्या हो चुका है? ऑन द पेपर कंप्लीट हो चुका है और ये भारत सरकार को पहुंचा दिया गया है। तो ये जो मैंने अभी आपको बताया ये काफी महत्वपूर्ण था। ठीक है, इसमें आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। श्रीमंत माधवराव सिंधिया सिंचाई कॉम्प्लेक्स, इसके अलावा
टोटल कितने डैम हैं, 17 परियोजनाएं हैं, कौन कौन सी नदियों का, और 13 जिले कौन कौन से हैं, कौन से नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट काफी महत्वपूर्ण न्यूज है, और ये जो अभी हमने आपको बताया था, रातापानी 8वां टाइगर रिजर्व बन गया है। देखिए न्यूज काफी महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा 2 दिसंबर को रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व की घोषित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। तो आपको आपसे डेट पूछी जा सकती है कि कौन सी डेट को रातापानी टाइगर रिजर्व, तो यह डेट आपको याद रखना है, 2 दिसंबर को अधिसूचना घोषित की गई है। कौन कौन से जिले हैं इसमें, रायसेन और सीहोर, मुख्य रूप से रायसेन और सीहोर जिले हैं। प्राकृतिक दृष्टि से रातापानी अभ्यारण्य विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत विशाल वन क्षेत्र है। ये भी प्रश्न पूछने में आ सकता है कि रातापानी अभ्यारण्य कौन सी पर्वत श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच में है। इस अभ्यारण्य की एक सीमा नर्मदा नदी के किनारों को बहुत लंबी दूरी तक छूती है, और एक सीमा कोलार नदी के किनारों से संरक्षित है। तो ध्यान रखना है आपको, नर्मदा और कोलार ये दोनों नदियां इस रातापानी अभ्यारण्य से जुड़ी हुई हैं। कोलार नदी भोपाल साइड में मिलती है। ऐतिहासिक धरोहरों में मौर्य काल, गुप्त काल और परमार, मौर्य, गुप्त और परमार कालीन सभ्यता के चिन्ह भी यहाँ पर मिलते हैं। देखिए इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछने में आते हैं। जो रातापानी अभ्यारण्य है उसमें मौर्य, गुप्त और परमार यहाँ के ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के चिन्ह जो टाइगर रिजर्व है यहाँ पर हैं। ये आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से राजवंश के यहाँ पे चिन्ह मिलते हैं, तो मौर्य, गुप्त और परमार। इसके अलावा और क्या क्या है, इस अभ्यारण्य में लुप्तप्राय प्रजाति चिंकारा भी पाई जाती है। ये भी एक प्रश्न बनता है, लुप्तप्राय प्रजाति है तो पूछ सकते हैं चिंकारा। चारों ओर रातापानी जलाशय है और इसी नाम पर इसका रातापानी अभ्यारण्य नाम पड़ा है। तो रातापानी अभ्यारण्य का जो नाम पड़ा है उसके पीछे कारण क्या है, यहाँ पे एक जलाशय है और उस जलाशय का नाम क्या है, रातापानी। इस अभ्यारण्य को 1976 में पहली बार अधिसूचित किया गया था। यानी ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि पहली बार इसको अभ्यारण्य कब बनाया गया, तो 1976 में। 1983 में इसका विस्तार हुआ, यानी इसके क्षेत्र का विस्तार हो गया, और 2008 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने इसे बाघ अभ्यारण्य बनाने के लिए सैद्धांतिक जो मंजूरी है वो दे दी थी 2008 में। लेकिन ऑफिशियली घोषणा कब हुई है, ये इसकी अभी हो गई है 2 दिसंबर 2024 को। आपको 1976 की डेट याद रखना है, इस समय ये बना था, और 2 दिसंबर 2024 को ये क्या हो चुका है, ये प्रोजेक्टेड टाइगर के लिए अधिसूचित हो चुका है। इसके अलावा मगरमच्छ के लिए रातापानी जलाशय एक स्थायी निवास है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ मगरमच्छ के लिए क्या है, स्थायी निवास है। जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो जल क्षेत्र है उसमें मगरमच्छ बहुत सारे यहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा और क्या न्यूज महत्वपूर्ण है इसमें, इसे बाघ अभ्यारण्य का दर्जा मिलने के बाद यहाँ सफारी पॉइंट 2 से बढ़ाकर 5 किए जा रहे हैं। यानी अभी जो सफारी पॉइंट थे यहाँ पर कितने थे, 2 थे, अब 2 से बढ़ा करके कितने कर रहे हैं, 5 सफारी पॉइंट कर रहे हैं। अभी तक कितने थे यहाँ पे, 2। कौन कौन से, झिरी बहेड़ा और गिन्नौरी गेट। अब इसमें 3 और बढ़ा रहे हैं, कौन कौन से, बरखेड़ा गेट, करमाई गेट और घोड़ा पछाड़ गेट। तो टोटल 5 सफारी पॉइंट हो जाएंगे। ये भी पूछ सकते हैं आपसे। रातापानी टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में स्थित विश्व विरासत स्थल भीमबेटका, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि भीमबेटका इसके कोर क्षेत्र में स्थित है। कोर क्षेत्र से मतलब जो बिल्कुल बीच का क्षेत्र होता है किसी टाइगर रिजर्व का, उसे क्या बोलते हैं हम, कोर। तो भीमबेटका कहाँ पर है, इसके कोर क्षेत्र में है। और कौन सा स्थल है, विश्व विरासत स्थल है। तो इसकी गतिविधियां पहले की तरह ही जारी रहेंगी। तो ये कई सारी चीजें रातापानी के बारे में मैंने आपको बता दी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये लिंक परियोजना और साथ ही साथ जो
रातापानी है, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की हम चर्चा करते हैं और हम बात करें सिंगस 2028 की कार्य योजना कि जो उज्जैन में सिंगस को लेकर के कार्य चल रहा है, उसको लेकर के क्या क्या चीज़ें जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके द्वारा की जा रही हैं। तो पहली बात क्या है, रेलवे स्टेशन से लेकर के महाकालेश्वर मंदिर तक रोप वे का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर थोड़ा सा डिस्प्यूट आ चुका है। इसके अलावा ये जो रोप वे है, रोप वे क्या है, एक केबिन 10 यात्रियों की क्षमता वाला रहेगा और टोटल 48 केबिन इस रोप वे में प्रस्तावित हैं। इसके अलावा क्या है, उज्जैन आगर झालावाड़ की रेलवे लाइन पर भी कार्य किया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। उज्जैन आगर झालावाड़, झालावाड़ राजस्थान में है, तो यहाँ पर रेलवे लाइन इस पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा उज्जैन में 30 करोड़ रुपए की लागत से क्या बनेगा, सैटेलाइट स्टेशन बनाया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, ये रेलवे लाइन और ये यदि पास हो जाता है ऑफिशियली तो ये रोप वे। इसके अलावा सिंगस 2028 तक क्षिप्रा नदी को प्रवाहमान और अविरल करने के लिए कान्ह डाइवर्जन क्लोज एक्ट परियोजना, सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी मध्यम परियोजना तथा कान्ह एवं क्षिप्रा नदी पर बैराज का निर्माण, इसके अलावा बैसाल्ट से घाट का निर्माण ये किया जा रहा है। आपको क्या ध्यान रखना है, कान्ह जो इंदौर में है, कान्ह डाइवर्जन क्लोज एक्ट, कान्ह छोटी सी नदी है, मतलब क्षिप्रा की सहायक नदी है कान्ह। इसके अलावा सेवरखेड़ी सिलारखेड़ी मध्यम परियोजना भी जुड़ी हुई है और कान्ह एवं क्षिप्रा नदी पर बैराज का निर्माण भी किया जा रहा है ताकि क्षिप्रा का ही पानी रहे, क्योंकि वहां उस समय जब कुंभ होता है तो पानी की समस्या क्षिप्रा में हो जाती है। चलिए नेक्स्ट जो न्यूज है वो वन स्टॉप सेंटर जो महिला सशक्तिकरण के साथ जुड़ा हुआ है। तो न्यूज क्या है, न्यूज है प्रदेश में 7 नए वन स्टॉप सेंटर खुलेंगे। तो वन स्टॉप सेंटर में महिलाएं जो प्रताड़ित होती हैं उनकी वहां पे हियरिंग वगैरह होती है, सुनवाई होती है। महिला बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने बताया कि प्रदेश में 7 नए वन स्टॉप सेंटर खोले जाएंगे। कहाँ कहाँ खोले जाएगा, झाबुआ का पेटलावत, इंदौर में रसूलिया, धार के पीथमपुर में और मनावर में, इसके अलावा पांडुरना, मऊगंज, मैहर। ठीक है, यहाँ पर क्या खोला जाएगा, यहाँ इतनी जगह टोटल 7 नए वन स्टॉप सेंटर खोले जाएंगे जहां महिलाओं की समस्याओं का समाधान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज है, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी, ये कंपनी है कौन सी, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी को राजभाषा हिंदी में उत्कृष्ट कार्य के निष्पादन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित राजभाषा सम्मान शील्ड से पुरस्कृत किया गया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस कंपनी को पुरस्कृत किया गया है। इन्होंने क्या किया है, हिंदी के क्षेत्र में अपने सरकारी विभाग में कार्य किया है, तो हिंदी भाषा को उत्कृष्ट बनाने के लिए, उसको सहयोग देने के लिए इनको सम्मानित किया गया है। कौन सा, राजभाषा सम्मान शील्ड, किसको, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी, पुरस्कार का नाम राजभाषा सम्मान शील्ड। ठीक है, हिंदी भाषा को उन्होंने प्रोत्साहन दिया है, इस कारण से दी जा रही है। चलिए नेक्स्ट जो न्यूज है वो जुड़ी हुई है हमारी, श्री सिंगाजी ताप विद्युत ग्रह को मिलेगा एक्सीलेंस अवार्ड। क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज और इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस का प्रतिष्ठित कौन सा पुरस्कार, कलिंगा सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2023। आपको पुरस्कार का नाम क्या याद रखना है, कलिंगा सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2023। ये किसको दिया जा रहा है, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी, कौन सा, श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना, इसको देने का निर्णय किया गया है। कौन सा, कलिंगा सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2023। विद्युत ग्रह को यह अवार्ड लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस मेजर
इंडस्ट्री कैटेगरी में मिलेगा। यानी ये जो विद्युत ग्रह है ये लार्ज स्केल की कैटेगरी है। देखिए अलग अलग स्केल में अवार्ड मिलता है, लार्ज स्केल, मिडिल स्केल, स्मॉल स्केल। ये लार्ज स्केल में मिल रहा है कलिंगा सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड। सेफ्टी एक्सीलेंस है, इसका मतलब क्या है कि ये जो विद्युत ग्रह है इन्होंने सेफ्टी को लेकर के जितने भी मानक थे वो मानक पूरी तरह से इनका पालन किया है। तो इसमें सर्वे होता है और सर्वे के बाद ही देखा जाता है कि किसने पूरी तरह से पालन किया है। तो सिंगाजी ताप विद्युत ग्रह। चलिए नेक्स्ट यदि हम चर्चा करें तो आपको मालूम होगा मुख्यमंत्री जी की यात्रा थी जर्मनी और यूके की, और उस यात्रा में कुछ हो सकता है चीजें आपसे पूछ लें। तो ये जो विदेश यात्रा थी इसमें प्रस्ताव जो मिला है वो कितना है निवेश का, 78,000 करोड़ रुपए के निवेश। यानी जो मुख्यमंत्री जी हैं ये यूके और जर्मनी की यात्रा पे गए थे, तो वहां से हमारे यहाँ एफडीआई जो निवेश किया जाएगा, मध्य प्रदेश में निवेश किया जाएगा, वो लगभग कितने का है, 78,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। कितना आता है ये एक अलग बात है, लेकिन 78,000 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है, यह आपसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चर्चा करें तो संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क ये कहाँ पर है, ये स्थित है भोपाल में। तो एक तो आपके यही काम की खबर है कि ग्लोबल स्किल पार्क कौन सा, संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क, ये कहाँ पर स्थित है, ये भोपाल में स्थित है। यहाँ 4 नए पाठ्यक्रम का प्रारंभ किया जाएगा, और ये जो नए पाठ्यक्रम है इन नए पाठ्यक्रमों को संचालित करने के लिए कोलैबोरेशन किया गया है। किससे किया गया है, आईआईटी दिल्ली, इसके अलावा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर। तो आईआईटी दिल्ली और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर यहाँ से कोलैबोरेशन है। इसके अलावा एक और कोलैबोरेशन है आईआईटी रोपड़। ये टेक्निकल जो सहायता दी जाएगी किसको, जो ग्लोबल स्किल पार्क है भोपाल में, ये तीनों लोग मिलकर के आईआईटी दिल्ली, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर और आईआईटी रोपड़ ये टेक्निकल हेल्प कराएंगे इस ग्लोबल स्किल पार्क को। तो यहाँ आप सब पूछ सकते हैं कि किसके साथ समझौता किया गया है टेक्नोलॉजी के हेल्प में। चलिए नेक्स्ट बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। आप सब पूछ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ आयोजित किया मध्य प्रदेश में। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 8 से 11 दिसंबर 2024 को उज्जैन में, ठीक है, तो उज्जैन में आयोजित किया गया है 8 से 11 दिसंबर को। कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, ये आपसे हो सकता है पूछने में आ जाए। चलिए नेक्स्ट बात की जाए तो औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है, मोहासा बाबई में 442.04 एकड़ भूमि शामिल करने की स्वीकृति दे दी गई है, ठीक है। तो देखिए क्या है, मंत्रिपरिषद द्वारा विद्युत नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, यानी विद्युत को बढ़ावा देना और नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण यानी जैसे सोलर एनर्जी, ये सब विंड एनर्जी, इसके ऊर्जा के उपकरण, इसके विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्र कौन सा, मोहासा बाबई, जिला नर्मदापुरम। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि जो मोहासा बाबई है औद्योगिक क्षेत्र, ये कहाँ पर है, ये नर्मदापुरम जिले में है, और इसको एक्स्ट्रा जमीन दे दी गई है। कितनी दे दी गई है, 442.04 एकड़। इनके पास पहले ही से जमीन थी 441.96 एकड़ की, और अब 442.04 एकड़ की और दे दी गई है। तो टोटल एरिया इनका कितना हो गया, 884 एकड़ हो गया है। हालांकि आपसे एरिया नहीं पूछा जाएगा, आपको तो बस इतना ध्यान रखना है कि इनको एक्स्ट्रा भूमि मिल गई है। मोहासा बाबई जिला नर्मदापुरम में। काम क्या होता है यहाँ पे, काम क्या होता है, काम होता है विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों का विनिर्माण। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, ये यहाँ पर बनाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है।
चलिए नेक्स्ट न्यूज की हम चर्चा करते हैं। इंदौर मनमाड़ रेल लाइन परियोजना, ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण है। कौन सी है परियोजना? इंदौर मनमाड़ रेल लाइन परियोजना। और ये जो परियोजना चलाई जा रही है ये एक्चुअली पीएम गति शक्ति के नाम से प्रधानमंत्री के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा एक परियोजना चलाई जा रही है। उस परियोजना का नाम, परियोजना या स्कीम है एक्चुअली देखा जाए, उसका नाम क्या है? पीएम गति शक्ति। और ये जो पीएम गति शक्ति योजना है, इसके अंतर्गत क्या है? हर साल 5000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा और 1300 से अधिक रेलवे स्टेशन इसका क्या होगा? पुनर्विकास होगा। तो पीएम गति शक्ति के अंतर्गत ही इंदौर मनमाड़ रेल लाइन प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। आपसे पूछ सकते हैं कि इंदौर मनमाड़ रेल लाइन प्रोजेक्ट किस परियोजना में चलाया जा रहा है? तो पीएम गति शक्ति में चलाया जा रहा है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत इसको स्वीकृति मिल चुकी है, ठीक है। इसका थोड़ा सा हम डिटेल देखें क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहली बात करें लागत की। कुल लागत कितनी है? 18,036.25 करोड़ रुपए। परियोजना की कुल लंबाई 309 किलोमीटर है। देखिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि ये जो परियोजना है इसकी कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? 309 किलोमीटर है। किस किस जगह से जुड़ी हुई है? इंदौर, धार, खरगोन और बड़वानी, ये जो जगह है इसको किससे जोड़ेगी? ये महाराष्ट्र के नासिक और धुले जिलों से जोड़ देगी। कौन कौन से? इंदौर, धार, खरगोन और बड़वानी, इसको ये महाराष्ट्र से जोड़ देगी। ये आपसे पूछ सकते हैं, एक तो उसकी लेंथ पूछ सकते हैं और दूसरे जो कौन कौन से क्षेत्र हैं, जिले हैं, वो पूछ सकते हैं, ठीक है। और ये जो लाइन है, इस लाइन से एक फायदा और है, ये जो पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र है, पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र, ये सीधा जुड़ जाएगा जीएनपीए और हजीरा पोर्ट। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है मुंबई में और गुजरात का जो हजीरा पोर्ट है ये वहां से जुड़ जाएगा। क्योंकि पीथमपुर क्या है? पीथमपुर आपको मालूम है एसईजेड है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, पूरी तरह से एक्सपोर्ट करने का काम होता है। तो ये एयरपोर्ट, सॉरी, जो सी पोर्ट है हजीरा और जवाहरलाल नेहरू, ये जुड़ जाएंगे तो बहुत फायदा मध्य प्रदेश को होगा। चलिए अब थोड़ा सा हम विश्व और राष्ट्रीय स्तर की चर्चा करें। पहली खबर देखें, ब्रिटिश ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष, यानी 119 वर्ष में पहली बार कोई महिला ब्रिटिश ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनी। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश ओलंपिक संघ, क्या नाम है इनका? कैथरीन ग्रेंजर, ठीक है। हालांकि पूछने की संभावना कम है लेकिन फिर भी नाम याद रखिए, कैथरीन ग्रेंजर। ये ब्रिटेन की पहली महिला ओलंपिक यूनियन के अध्यक्ष बनी है। विश्व इतिहास के सबसे धनी व्यक्ति, विश्व इतिहास मतलब क्या हो गया? आज तक के इतिहास में सबसे धनी व्यक्ति आप पहचान गए होंगे, एलन मस्क, स्पेसएक्स के मालिक, ठीक है ना। इसके अलावा एक्स हैंडल के मालिक, ठीक है ना, टेस्ला के मालिक। रिपोर्ट किसकी है? ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स इनकी रिपोर्ट है और रिपोर्ट के अनुसार इनकी कुल संपत्ति 348 मिलियन डॉलर पहुंच चुकी है। आज तक के इतिहास में इतनी संपत्ति किसी के पास नहीं रही। तो एलन मस्क ऐतिहासिक रूप से सबसे धनी व्यक्ति बन चुके हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। कौन सी? देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन स्टेशन, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हमारे यहाँ चलाया जा रहा है, जिसमें हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल, चूंकि हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, तो हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल बना करके किया जा रहा है, ये प्रोजेक्ट है। तो पहला ग्रीन हाइड्रोजन स्टेशन ये कहाँ स्थापित किया गया है? ये लद्दाख के लेह में स्थापित किया गया है और इस स्टेशन से एनटीपीसी ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बसें संचालित करेगा। तो जो एनटीपीसी है, एनटीपीसी ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बसें यहाँ से संचालित करेगा। कहाँ पर है? लेह, जो कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। ये बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए, इसे याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट चर्चा करें। तो
उरुग्वे में राष्ट्रपति, नए राष्ट्रपति। उरुग्वे में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव में वामपंथी पार्टी के उम्मीदवार यानी जो लेफ्टिस्ट पार्टी है उसके उम्मीदवार यामांड ओरसी, ये कौन बन गए हैं उरुग्वे के नए राष्ट्रपति? ये है मिस्टर यामांड ओरसी। आपको तो नाम याद रखना है, पार्टी शायद उतने ज्यादा नहीं पूछने में आएगी, वो अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव की पार्टी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यामांड ओरसी कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं ये आपसे पूछने में आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा उरुग्वे के राष्ट्रपति बन गए हैं ये। नेक्स्ट न्यूज, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। क्या है न्यूज? केंद्र सरकार ने वरिष्ठ मिसाइल वैज्ञानिक डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी इनको ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। ब्रह्मोस एक मिसाइल है, ठीक है, और मिसाइल का एक अलग से यूनिट बना दी गई है, और यूनिट कौन सी है? वो ब्रह्मोस एरोस्पेस। और ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख कौन बन गए हैं? डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, श्री जय भट्टाचार्य, ये क्या बन गए हैं? अमेरिका में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये अमेरिका की हेल्थ के मामले में सबसे बड़ी संस्था है। कौन सी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, उसके डायरेक्टर बन गए हैं। देखिए लिखा हुआ है, यह सरकारी फंड से चलने वाला दुनिया का सबसे बड़ा, तो अमेरिका का नहीं विश्व का सबसे बड़ा बायोमेडिकल रिसर्च संस्थान है। ये चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी इलेक्शन जीता है, इलेक्शन जीतने के बाद के अपॉइंटमेंट्स हैं, तो नाम आपको ध्यान रखना है श्री जय भट्टाचार्य। और जय भट्टाचार्य क्या बन गए हैं? डायरेक्टर बन गए हैं किसके? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के नए डायरेक्टर बन चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये नामित किए गए हैं। क्योंकि ये भारतीय हैं इसलिए महत्वपूर्ण है खबर। डोनाल्ड ट्रंप के अलावा, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद तो एक जो नियुक्ति मैंने आपको बताई जय भट्टाचार्य जी की, जो भारतीय हैं, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण नियुक्ति है, वो भी भारतवंशी है, और वो कौन है? काश पटेल। और ये जो अमेरिकन एजेंसी है FBI, सीक्रेट सर्विस है वहाँ की, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आपने भी हॉलीवुड मूवीज देखी होंगी तो FBI के एजेंट बहुत दिखाते हैं, तो FBI के ये हेड बनेंगे। कौन बनेंगे? काश पटेल। और FBI का हेड बनने वाले ये पहले भारतवंशी होंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद ये काश पटेल जी ये क्या बन जाएंगे? FBI के हेड बन जाएंगे। और साथ ही साथ जय भट्टाचार्य जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डायरेक्टर नामित किए गए हैं। ये काफी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं। चलिए नेक्स्ट बात करें, एस्टोनिया। एस्टोनिया यूरोप में एक देश है। एस्टोनिया की राजधानी तल्लिन में आयोजित यूरोप के सबसे बड़े फिल्म समारोह, तो यूरोप का सबसे बड़ा फिल्म समारोह क्या है? ब्लैक नाइट्स फिल्म फेस्टिवल। तो नाम क्या है? ब्लैक नाइट्स फिल्म फेस्टिवल 2024। इसमें भारतीय फिल्म थी एक फायर, और इस फायर को अवार्ड दिया गया। ये भारतीय फिल्म है, कौन सी? फायर। कौन सा अवार्ड मिला है इसको? ऑडियंस अवार्ड मिला है, ठीक है। इसके डायरेक्टर कौन है? विनोद कापड़ी। डायरेक्टर विनोद कापड़ी, मूवी फायर। और समारोह कौन सा है? ब्लैक नाइट्स फिल्म फेस्टिवल। कहाँ का है? यूरोप का। अवार्ड का नाम ऑडियंस अवार्ड, ठीक है। फायर मूवी का नाम आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करें श्री जय शाह की, और ये ICC के नए अध्यक्ष बन गए हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, BCCI की सिस्टम है, और इसी के साथ साथ ICC के भी अभी अध्यक्ष बन चुके हैं। ये आपसे पूछने में आ सकता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण न्यूज है। ICC के नए अध्यक्ष कौन है? श्री जय शाह। चलिए नेक्स्ट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नियुक्ति है, कौन सी? एशियाई विकास बैंक के अगले अध्यक्ष कौन है? श्री मासातो कांडा, और ये कहाँ के हैं? जापान के। एक्चुअली एशियाई विकास बैंक का जो अध्यक्ष होता है वो कहाँ से चुना जाता है? हमेशा जापान से ही चुना जाता है। कौन है? श्री मासातो कांडा, ये एशियाई विकास बैंक के अगले अध्यक्ष होंगे। तो इनका नाम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है सभी लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट और देखा जाए,
यहाँ कोई और दूसरी खबर है। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जॉन टेनिसवुड का निधन। तो जॉन टेनिसवुड 112 वर्ष के हैं, इंग्लैंड के थे और इनका निधन हो चुका है। ठीक है, इनका नाम आप थोड़ा सा ध्यान रखें, जॉन टेनिसवुड, दुनिया के सबसे बुजुर्ग 112 वर्ष के। इसके अलावा मैंने आपको जो आईसीसी की नियुक्ति बताई है श्री जय शाह की, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नियुक्ति है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखें। बीच बीच में रोजगार निर्माण में विज्ञापन आते रहते हैं, आपको जानकारी होगी, विज्ञापन बहुत सारे आते हैं इसमें। चलिए अब बात करें खेल चर्चा की। तो खेल चर्चा में भारतीय ग्रैंड मास्टर शब्द जैसे ही आता है तो उसे आप शतरंज के साथ जोड़ना है आपको। ग्रैंड मास्टर जो टर्मिनोलॉजी है वो किसके साथ जुड़ती है? शतरंज यानी चेस के साथ जुड़ती है। तो भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन? अर्जुन एरिगेसी ने शतरंज में नया कीर्तिमान क्या है? शतरंज में गोल्ड स्तर की 2800 ELO रेटिंग हासिल की है। अर्जुन यह उपलब्धि हासिल करने वाले दूसरे भारतीय हैं, ठीक है ना। इसके पहले विश्वनाथन आनंद ने ये रैंकिंग हासिल करी थी। क्या है? 2800 ELO गोल्ड रेटिंग। नाम क्या है? अर्जुन एरिगेसी, ग्रैंड मास्टर है। यानी ग्रैंड मास्टर मतलब मैंने भी आपको बताया किसके साथ जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं चेस के साथ। चलिए नेक्स्ट, ये काफी महत्वपूर्ण है। पुरुष जूनियर एशिया हॉकी कप, भारत 5वीं बार बना चैंपियन। देखिए इसके पहले जब मैंने आपको स्पोर्ट्स पढ़ाया था, प्रतियोगिता दर्पण से जब मैं पढ़ा रहा था, तो महिला जूनियर एशिया हॉकी कप वो भी भारत ने ही जीता था, चीन को हरा करके जीता था। और यहाँ भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा करके 5वीं बार ये खिताब जीत लिया है। तो जूनियर कैटेगरी में यानी जूनियर एशिया हॉकी कप में महिला टीम पुरुष टीम, ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों भारत ने ही जीते हैं। महिला टीम ने चीन को हराया था और पुरुष टीम ने किसको हरा दिया? पाकिस्तान को हरा करके जीता है ये। चलिए नेक्स्ट बात की जाए सैयद मोदी टूर्नामेंट। सैयद मोदी टूर्नामेंट काफी महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है और ये बैडमिंटन के साथ जुड़ा हुआ है। और पीवी सिंधु ये चैंपियन महिला कैटेगरी में हो चुकी हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, सिंधु का नाम काफी चर्चा में रहता है। पूछ सकते हैं आपसे कि सिंधु ने कौन सा टूर्नामेंट जीता हाल ही में, तो सैयद मोदी टूर्नामेंट बैडमिंटन का जीता है। और पुरुष वर्ग में कौन है? लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन यानी दोनों ही भारत के हैं। पुरुष वर्ग में लक्ष्य सेन और महिला में कौन है? पीवी सिंधु। ये दोनों एकल में विजेता रहे हैं। किसमें? सैयद मोदी बैडमिंटन टूर्नामेंट में। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बात की जाए, हम बात करें संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग का सदस्य भारत बन गया है एक बार फिर से। हालांकि जो भारत की मेंबरशिप है वो खत्म होने वाली थी। भारत वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के सदस्य के रूप में फिर से चुना गया है, यानी 2025-26 के लिए चुन लिया गया है। हालांकि 31 दिसंबर 2024 को सदस्यता समाप्त हो रही थी, लेकिन उसके बाद इसे बढ़ा दिया गया है। और ये जो आयोग है इसमें कितने देश होते हैं? टोटल 31 सदस्य देश होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात की जाए, चीन में मिला दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार। ये पूछ सकते हैं आपसे, चीन में दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है। कहाँ मिला है? चीन के हुनान प्रांत के मध्य में मिला है। हालांकि प्रांत का नाम आपको याद नहीं रखना, प्रांत का नाम नहीं पूछने में आएगा, लेकिन चीन में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है, ये आपको अच्छे से याद रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट बात करें, युद्ध विराम समझौते के लिए तैयार हुए यूक्रेन। आपको मालूम है बहुत लंबे समय से आपके पीएससी की 3 प्रीलिम्स का टर्म निकल गए, तब से रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त नहीं हो रहा है। अब यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, ये युद्ध विराम के लिए तैयार हो चुके हैं।
चलिए नेक्स्ट बात की जाए, भारतीय नौसेना ने किया क्या परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण। ठीक है, हम बात किसी कर रहे हैं, नौसेना की हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल, दो मिसाइल होती हैं, क्रूज और बैलिस्टिक, यहाँ पर चर्चा की जा रही है बैलिस्टिक मिसाइल की। देखिए, भारतीय नौसेना ने परमाणु पनडुब्बी, तो परमाणु पनडुब्बी है, पनडुब्बी पानी के अंदर रहती है, कौन सी है, आईएनएस अरिघात। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आईएनएस अरिघात क्या है। आईएनएस अरिघात परमाणु पनडुब्बी है, परमाणु पनडुब्बी से यानी यहाँ से परमाणु हथियार लॉन्च किए जा सकते हैं। आईएनएस अरिघात से बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है, K4, तो मिसाइल का नाम आपको याद रखना है, K4 का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल परमाणु क्षमता से लैस है, यानी एटम लगा हुआ है उस पर, सॉरी एटॉमिक वेपन लगा हुआ है, परमाणु हमले कर सकती है। इसकी रेंज कितनी है, 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर है। इस मिसाइल परीक्षण के बाद भारत अब समुद्र के अंदर से भी कर सकता है परमाणु हमला, यानी समुद्र के अंदर से परमाणु हमला किया जा सकता है। रेंज कितनी है, 3500 किलोमीटर। मिसाइल का नाम क्या है, K4। आपसे K4 ही पूछ सकते हैं कि K4 क्या है। मिसाइल का परीक्षण कहां से किया गया है, विशाखापट्टनम के तट पर किया गया है मिसाइल का परीक्षण, भारतीय नौसेना ने किया है ये। ठीक है, तो आज के इसमें जो रोजगार हमारा निर्माण रहा है, इसमें इतनी ही खबरें हैं। खबरें बहुत महत्वपूर्ण हैं, कई बहुत सारी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं इसमें जो मैंने आपको बताई हैं। आप बार बार इसको सुनेंगे, बार बार याद रखेंगे। ठीक है, बातचीत में एक दूसरे से पूछते रहेंगे, डिस्कशन करते रहेंगे, तो ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। चलिए, जल्दी ही नया रोजगार निर्माण आ चुका है, तो हम जल्दी ही नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।